हमारा अगला टॉपिक है डीएनए रीनेचुरेशन या फिर डीएनए एनीलिंग भी जिसको कहा जाता है। तो रीनेचुरेशन या एनीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि दो सिंगल स्ट्रैंड्स ऐसी जिनके अंदर कम्प्लीमेंट्री बेसिस मौजूद हों, जब वो अलाइन हो जाती हैं, मतलब कि आमने सामने आ जाती हैं, उनका आपस में कांटेक्ट होता है, एक्सपोजर होता है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस जो कम्प्लीमेंट्री होती हैं दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से दो स्ट्रैंड्स जो कि कम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है, एक ये स्ट्रैंड है और इसकी ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दूसरी तरफ दूसरी स्ट्रैंड जिसकी नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हों और उसकी कम्प्लीमेंट्री हों। तो जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और उनकी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तो इस तरह से वहाँ पे उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और हमें ये दो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं डबल स्ट्रैंड्स में, और एक कंप्लीट हमें हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए की होती है स्टेबल फॉर्म में वो हमारे पास आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं, एनीलिंग और रीनेचुरेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जो रीनेचुरेशन या एनीलिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि मुख्तलिफ फैक्टर्स ऐसे हैं जो किस रोल प्ले करते हैं किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ब्रेक डाउन करने में या उसको डीनेचर करने में रोल प्ले करते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से थे, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इसके अलावा हाई पीएच वैल्यू हमने देखी और मुख्तलिफ केमिकल एजेंट्स देखे थे कि जिनकी प्रेजेंस में जो है वो एक डीएनए मॉलिक्यूल जो कि स्टेबल फॉर्म में होता है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, वो डीनेचर होने के बाद सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो फैक्टर्स थे जो किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर करते हैं और उसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इन कंडीशंस को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, मतलब कि वो कंडीशंस जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को सपोर्ट करते हैं उनको अगर रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, अगर मेल्टिंग टेम्परेचर है, मतलब कि इसको हमने डिस्कस किया था अंडर एक्सट्रीम या एलिवेटिंग टेम्परेचर्स, तो टेम्परेचर एलिवेट करने के बजाय टेम्परेचर फॉल डाउन किया जाए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। हाई पीएच वैल्यू पे हमने देखा था कि क्या हो रहा था कि मुख्तलिफ जो पीएच वैल्यूज़ हमने डिस्कस की कि 11.3 जो है इसके ये ऊपर जैसे ये मूव करते हैं तो डीएनए डीस्टेबल होता है। तो अगर हाई करते हैं तो डीस्टेबल होता है। तो हम यहाँ पे चूँकि हमारा आज का टॉपिक क्या है, रीनेचुरेशन या एनीलिंग, तो एनीलिंग के लिए हम उसको उस 11.3 से नीचे रखेंगे, ठीक है। तो हाई पीएच के बजाय हम यहाँ पे रखेंगे कि फैक्टर दैट हेल्प इन रीनेचुरेशन और एनीलिंग इज़ लो पीएच, ठीक है। फिर केमिकल एजेंट्स की, जो केमिकल एजेंट्स हमने डिस्कस किए थे कि उनका एक्सपोजर जो फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया वगैरह थे और कुछ साल्ट्स थे, तो उन केमिकल एजेंट्स का एक्सपोजर अगर हम ना होने दें विद डीएनए तो हम उसको आसानी से फिर रीनेचर कर सकते हैं। तो कंडीशंस कौन सी हैं कि उन कंडीशंस को रिवर्स कर देना कि जो किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की डीनेचुरेशन करते हैं, जब हम उन कंडीशंस को रिवर्स कर देते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, दोबारा से वो सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो डबल स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, दोबारा से उनकी रीनेचुरेशन या एनीलिंग हो सकती है। अब इसके लिए कंडीशन जैसे पहले भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर हम इसको देखें तो हम क्या कहते हैं कि जो एक हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग टेम्परेचर को, ठीक है। तो सपोज़ हमें पता है कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास सैंपल मौजूद है, हमें सपोज़ पता है कि उसके जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 92 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो हम क्या करें कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 92 से नीचे ही रखें, ठीक है। तो जब हम 92 से नीचे रखेंगे तो क्या होगा कि उसकी मेल्टिंग नहीं होगी बल्कि एनीलिंग ही में वो रहेगा और वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या था, लो हाई पीएच पे चूँकि वो डीनेचर हो रहे थे तो हम उसको क्या करेंगे, हाई पीएच पे जाने के बजाय या 11.3 से हम बिलो ही रखेंगे, तो इस तरीके से हम उसको फिर से रीनेचर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या था कि मुख्तलिफ केमिकल्स की कंसनट्रेशन हमने देखी थी कि अगर उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, या साल्ट्स का हमने देखा था कि उनकी कंसनट्रेशन अगर कम हो जाए तो इस तरह से डीएनए की स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ज़्यादा करने के बजाय हम अगर उसको ऑप्टिमम कंसनट्रेशन पे रखेंगे तो इस तरह से भी ये कंडीशंस उसको अवेलेबल हो जाएंगी कि जिसके अंडर जो है वो एनील करेगा, दोबारा से रीनेचर करेगा और सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो दोबारा से डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड बेसिस तो हमारे पास हों, ठीक है।
क्योंकि कम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड्स ही हैं जो आपस में एनील करेंगी, जो आपस में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगी और फिर से हमारे पास एक स्टेबल डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर आएगी। तो उसके लिए 3 कंडीशंस कौन सी, कि टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, pH below 11.3 and optimum concentration of chemicals and urea etc salts etc। इन 3 कंडीशंस के अलावा चौथी कंडीशन क्या है कि कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रखने वाली 2 स्ट्रैंड्स हमारे पास मौजूद हों, ठीक है, सॉरी कम्प्लीमेंट्री बेसिस रखने वाली 2 स्ट्रैंड्स भी हमारे पास मौजूद हों। तो जब ये 4 चीज़ें होंगी, ठीक है, कौन कौन सी, टेम्परेचर कौन सा होगा, उस स्ट्रैंड की मेल्टिंग टेम्परेचर से कम, pH कौन सी होगी 11.3 से कम, साल्ट्स और दूसरे केमिकल जितने भी हैं उनकी कंसंट्रेशंस ऑप्टिमम होगी, और चौथी क्या है कि कम्प्लीमेंट्री बेसिस वाली 2 सिंगल स्ट्रैंड्स हमारे पास मौजूद हों। तो ये जब 4 कंडीशंस पूरी होंगी हमारे पास, तो फिर क्या होगा कि एक डीनेचर्ड डीएनए जो है वो दोबारा से रीनेचर हो जाएगा या एनीलिंग होगी उसकी, और फिर वो दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस जो ये डीएनए की जो एक प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर और केमिकल्स और वो सारे फैक्टर्स हमने देखे कि उनकी कुछ ख़ास स्पेसिफिक कंडीशंस पे ये डीनेचर होता है और फिर स्पेसिफिक कंडीशंस को दोबारा से रिवाइव करने पे वो रीनेचर हो जाता है। इस जो इसका एडवांटेज लिया गया, इस कंडीशन का एडवांटेज लिया गया, और 2 टेक्निक बड़ी फेमस टेक्निक्स डेवलप की गई जिनको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, आप इससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके अंदर हम इसको कैसे करते हैं, जब एक बार किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल की हम डीनेचुरेशन कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड, तो फिर जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है उस वक्त उसकी रेप्लिकेशन की जाती है, ठीक है। कैसे, देखिए ये हमारे पास था एक डबल स्ट्रैंडेड था, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद था, उसकी हमने की पहले स्टेप में डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि अब उससे 2 जो हैं सिंगल स्ट्रैंडेड हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ये, तो अब हमारे पास 2 सिंगल स्ट्रैंड्स होंगी, ठीक है, और ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं। अब ये जब सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ तक का प्रोसेस क्या था जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि डीनेचुरेशन। अब हम उसको डीनेचर करने के बाद क्या करते हैं, उसकी दोबारा से रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन की, इस चेन की, फिर इस स्ट्रैंड की, इस चेन की रेप्लिकेशन की, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो रेप्लिकेट होने के बाद उसका नंबर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। पहले एक स्ट्रैंड था, अब हमारे पास उसी तरह के, उसी के आप कह सकते हैं कि क्लोन जो हैं 2 स्ट्रैंड्स बन चुके हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये रेप्लिकेशन किस तरीके से हुई जो हमने इसमें देखा कि ये दोबारा से उसके साथ हमने रेप्लिकेशन की, तो ये रेप्लिकेशन उन्हीं रूल्स के मुताबिक हुई जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किए कि रीनेचुरेशन कैसे होती है। रेप्लिकेशन हमने कैसे की कि जब ये हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंड्स मौजूद थी, ठीक है, जिनको हमने मुख्तलिफ टेम्परेचर और pH वैल्यूज़ वगैरह दे के जब इसको हमने सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो फिर हमने अगला काम क्या किया कि फ़र्स्ट कंडीशन क्या थी, उसका टेम्परेचर हमने मेल्टिंग टेम्परेचर से कम रखा, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने कौन सी फुलफ़िल की कि उसकी जो pH वैल्यू है उसको 11.3 से नीचे रखा। थर्ड कंडीशन कौन सी थी कि उसके अंदर जो केमिकल्स फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया वगैरह ये दूसरे साल्ट्स थे उनकी कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन हमने मेंटेन की। फोर्थ क्या थी कि हमने उसकी जो कम्प्लीमेंट्री बेसिस थी, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री बेसिस वाली 2 स्ट्रैंड्स उसको प्रोवाइड की। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो फिर क्या होता है कि एनीलिंग के लिए ये बहुत फेवरेबल होती हैं कंडीशंस, और ये एक नई बेस जो है, ये नई स्ट्रैंड जो है उन बेसिस के साथ जाके एनील करेगी और ये रीनेचुरेशन होगी इसकी, और इस तरीके से ये पूरा जो पीसीआर का प्रोसेस है वो चलता है। तो इसको हम कहते हैं कि एक इनविट्रो टेक्निक है। इनविट्रो का मतलब क्या है कि ये नेचुरली जो है इसको रेप्लिकेशन के अंडर हम देख सकते हैं, लेकिन वो नेचुरली होता है जब हम उसको इन लैब करते हैं। इनविट्रो का मतलब है कि कोई भी ऐसी टेक्निक जो लैब में की जाए, ख़ुद आर्टिफिशियली परफॉर्म की जाए, ऐसी तमाम टेक्निक्स को हम कहते हैं इनविट्रो, ठीक है, जो किसी भी ग्लास के वेजल के अंदर, किसी अपरेटस के अंदर परफॉर्म की जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक पीसीआर है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि पहले किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को डीनेचर करना, फिर उसको रेप्लिकेट करना, और रेप्लिकेशन किसके थ्रू होती है, रीनेचुरेशन के थ्रू। तो डीएनए मॉलिक्यूल की जो पीसीआर है, ठीक है, बेसिकली पीसीआर किन 2 रूल्स पे काम करता है, पहले डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन और फिर रीनेचुरेशन,
ठीक है। तो रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन के दरमियान में क्या होता है, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो एक पीसीआर है उसका रूल क्या है, ये इन दो बातों के दरमियान घूमता है, पीसीआर, डीनेचुरेशन एंड देन रीनेचुरेशन, और उसके दरमियान में रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि एक सिंगल हमारे पास मौजूद थी स्ट्रैंड, अब उससे 2 स्ट्रैंड्स बन चुकी हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एम्पलीफाई कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। और इसके अंदर बेसिक आइडिया किसका है, यही डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का। दूसरे अगर हम इसकी एक एडवांटेज या एक टेक्निक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि ये भी एक लैब टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एनीलिंग प्रॉपर्टी है डीएनए मॉलिक्यूल की उसको यूज़ किया जाता है। और इसको किस लिए किया जाता है, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दरमियान जेनेटिक डिस्टेंस या जेनेटिक सिमिलरिटीज़ वगैरह को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ़र्स्ट हम जेनेटिक डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, और दूसरा कि मुख्तलिफ जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिनका सीक्वेंस हमें मालूम होता है लेकिन हम उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को जो है किसी भी डीएनए सैंपल के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें डिस्कस कर चुके हैं इसको बड़ी तफसील के साथ। तो ये दोनों जो हैं, पीसीआर हो या डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो, ये दोनों किस बेस पे काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जो कि क्या है कि जब भी एक डीएनए मॉलिक्यूल को आप ये जो 3 कंसंट्रेशन, ये जो 4 कंडीशंस हैं, ये जब आप प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, रीनेचर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को या इस कैरेक्टर को जो कि डीएनए शो करता है हम यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके एडवांटेज लेते हैं, और हम एक 2 बड़ी पावरफुल टेक्निक्स हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और फिर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों टेक्निक्स किसकी बेस पे बनाई गई हैं, ऑन द कैरेक्टरिस्टिक और द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू डीनेचर व्हेन, कौन सी कंडीशंस में डीनेचर होगा, व्हेन टेम्परेचर इज़ हायर देन जो मेल्टिंग पॉइंट है, pH is above 11.3 and concentration of chemicals and salt is not favorable for renaturation। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होता है, डीनेचर होता है, और दोबारा से जब इन कंडीशंस को रिवर्स कर देंगे तो फिर वो रीनेचर होगा। और इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में और फिर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी। और इन दोनों की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डीएनए की एक्सप्लॉयटेशन या डीएनए को यूज़ करने के जितने भी तरीके हैं, मेजर ये जो 2 तरीके हैं, ये किस पे काम करते हैं, डीएनए की डीनेचुरेशन एंड डीएनए की रीनेचुरेशन। और इस फिनोमेना के अंदर भी मेजर रोल किसका है, टेम्परेचर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।